हमारे सपने भी बहुत साधारण हैं, छोटे हैं। मुझे लगता है राजेंद्र नगर के लोगों ने वोट देकर मेरे जैसे एक आदमी को ना खरीद लिया। बहुत पुरानी मांग है, दिल्ली के लोगों की मांग है। देते हैं तो अच्छी चीज़ है। जैसे हमने बाकी सेक्टर्स ठीक किए, एक दिल्ली पुलिस भी ठीक करके दिखाएंगे। ये तो राइट है दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज ना देकर उनके साथ एक तरीके से गलत काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर मेरा रोम रोम इस अपनी विधानसभा के लिए चला जाए तो बहुत है। मेरी पहली कमिटमेंट राजेंद्र नगर विधानसभा है। मैं इस विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो फ़ोन मेरा बगल में रहता है और उसका रिंगर और वाइब्रेशन दोनों ऑन रहता है। तो अगर कोई फ़ोन करता है तो 99% चांसेस है कि मैं फ़ोन उठा के उनकी मदद करता हूँ रात में। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी MCD में रही है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली कोलैप्स है, मतलब है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो ड्रेनेज है ही नहीं। तो यही बीजेपी कहती थी कि कहाँ से आएगा पैसा। फिर हमने 20,000 लीटर पानी अनाउंस किया तो ये कहते थे कहाँ से आएगा पैसा। फिर हमने जब स्कूल अच्छे बनाए तो ये कहते थे कहाँ से पैसे आए। 2010 में दिल्ली का बजट था 20,000 करोड़। 2015 में हमारी सरकार आई तब दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़। मतलब हर साल 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी थी बजट में। आज दिल्ली का बजट कितना है? 80,000 करोड़। हमारे देश में ऐसा बना दिया गया है कि अगर सरकार आपको कोई सुविधा दे रही है तो वो गलत दे रही है। ये रूलिंग पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा एक पूरा नैरेटिव बना दिया कि। नमस्कार, NMF न्यूज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। जी हां, दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक जी होंगे इस खास वीडियो में हमारे साथ, जिनके साथ हम बातचीत राजेंद्र नगर की उन तमाम जो बेसिक जो वहां पे मुद्दा है, जो समस्या है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो महिला सम्मान योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत हर महिलाओं के खाते में 2100 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जो बड़ी राहत लेकर अरविंद केजरीवाल आते हैं संजीवनी योजना के तहत, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतना पैसा जो है कहां से लाएगी आम आदमी पार्टी। इसके अलावा सबसे ज्यादा इस वक्त जो चर्चा में दिल्ली में चल रहा है जो मुद्दा है कानून व्यवस्था का, जिसके तहत जो गृह मंत्री को बार बार आम आदमी पार्टी घेर रही है और सवाल उठा रही है, तो दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर, बढ़ते अपराध पे भी बात करेंगे दुर्गेश पाठक जी से। चलिए स्वागत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर, NMF न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। आपके बारे में काफ़ी सुना है, आपके न्यूज़ के बारे में काफ़ी सुना है। मैं भी कई क्लिप और वीडियोस देखा है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई उसके लिए। राघव जी 2020 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो 2.5 साल तक, 2.25 साल तक यहाँ के MLA रहे। फिर वो राज्यसभा चले गए। उसके बाद इस सीट पे बाई इलेक्शन हुआ, तो बाई इलेक्शन में मैं जीता। तो मैं 2 साल से यहाँ का MLA हूँ। 2 साल से लोगों ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है। पिछले 2 साल में बहुत सारे काम कराए हैं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य था रोड के ऊपर काम करना, बिकॉज बहुत सारे रोड्स हमारी, बहुत कॉलोनीज़ की बहुत सारी ख़राब थी। आज मोटा मोटा लगभग 80 to 85% रोड्स हमने बना दिए हैं। चाहे वो आप नारायणा गांव के अंदर जाएंगे, आपको रोड का काम शुरू मिलेगा। पांडव नगर के अंदर जाएंगे तो रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लोहा मंडी के अंदर रोड का काम कंप्लीट हो गया है। संजय गांधी, इस तरह के जो हमारे कैंप हैं उनके अंदर काम कंप्लीट हो गया है। बुद्धनगर के अंदर रोड का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। 3 ब्लॉक हैं जिसके अंदर 5-5, 6-6 रोड्स बचे हुए हैं, लेकिन काम चल रहा है, ग्रैप के कारण रुका हुआ है। इंदरपुरी के अंदर लगभग 12 रोड्स बन चुके हैं। 3 रोड हैं जो अभी बचे हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं अगले 10 से 15 दिनों में वो काम शुरू करा दें। फिर आप गैस गोदाम के अंदर जाएंगे तो रोड का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 10घरा के अंदर लगभग 5 से 6 रोड बन चुकी हैं, कुछ बची हैं जिसका काम अब शुरू हुआ है, ग्रैप के कारण काम रुका हुआ है। इसी तरह से टोडापुर के अंदर रोड का काम लगभग 30 to 40% काम कंप्लीट हो गया है। बाकी का काम वहाँ पे चल रहा है। बिहारी कॉलोनी के अंदर रोड का काम हो गया। न्यू राजेंद्र नगर के अंदर ऑलमोस्ट रोड का काम काफ़ी करा दिया है। ओल्ड के अंदर लगभग 30 के आसपास रोड्स बने हैं, उसके बाद बाकी काम हो रहे हैं। सतनगर के अंदर रोड का काम हो गया है। 100 क्वार्टर्स के अंदर काम की शुरुआत हो गई है। WA के अंदर काम की कुछ रोड्स बनाए हैं, कुछ रोड्स का काम शुरू हो रहा है। हो सकता है रनिंग में 1-2 कॉलोनी भूल जाऊं, लेकिन सत्या पार्क के अंदर सारे रोड्स बन चुके हैं। तो मोटा मोटा लगभग संगम कॉलोनी के अंदर सारे रोड्स बन चुके हैं। तो लगभग 80 to 85% रोड्स का काम हम लोगों ने कर लिया। दूसरा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की।
क्योंकि ये राजेंद्र नगर सबसे टेल एंड एरिया है पूरी दिल्ली का, तो पानी के लिए हम लोग जायका के साथ मिलकर दिल्ली सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, जिसके तहत हम पूरा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। हर एक मोहल्ले की लाइन हम चेंज कर रहे हैं। जो टंकी जिससे पानी की सप्लाई होती थी, उस टंकी को तोड़कर, क्योंकि टंकी 30-40 साल पहले बनी थी तो अब उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, वो सारे लोगों को फीड नहीं कर सकती, तो वो काम हम लोग उसको शुरू करा दिया। हम लोग मतलब टंकियाँ तोड़ के नहीं बना रहे, तो एक कंप्लीट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। वो लगभग 1.5 साल का प्रोजेक्ट है और उसका फ़ायदा हुआ कि हम पहला ही ऐसी कॉलोनी भी बना रहे हैं जिसके अंदर 24 घंटे वाटर सप्लाई शुरू हो रही है। वो इसी वीक में शुरू हो गई है, ट्रायल चल रहा है, तो प्रोबेबली दिल्ली की शायद पहली कॉलोनी होगी जहाँ 24 घंटे पानी दे रहे हैं हम। पानी के बाद फिर यहाँ सीवरेज का काफ़ी इशूज़ थे। सीवरेज के ऊपर हमने काफ़ी लाइनें चेंज कराई हैं, कुछ और बची हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। पार्कों की हालत बड़ी ख़राब थी, सारे पार्क एमसीडी के पास थे। 234 पार्क हमारे हैं, मोस्टली मैं कहूँगा 40-50 पार्क उसमें अच्छे थे, बाकी सारे बुरे हाल में थे। तो उन सारे पार्कों के ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो सारे एरियाज़ में आप जाएंगे, हर पार्कों के अंदर आपको मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये सारे काम 33-35 साल बाद काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ ओपन चौपाल लगभग 30 से 35 के आसपास थे, वो सारे ओपन चौपाल हम लोगों ने रेनोवेट कराए, अच्छे बनवाए। इसी तरह से टोडापुर के अंदर हम कम्युनिटी सेंटर नया बना रहे हैं। जुलाहा मोहल्ला के अंदर एक नई कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। इसी तरह से पांडवनगर के अंदर पूर्वांचल समाज के लिए एक नई कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी पुराने कम्युनिटी सेंटर्स थे उनको रेनोवेट करा रहे हैं, उन सारे रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसी तरह से जो क्लस्टर्स एरिया थी, झुग्गियाँ एरिया थी, वहाँ पे चूँकि जगह नहीं था कि कम्युनिटी सेंटर बना सके, तो वहाँ पे हम लोगों ने छोटी चौपाल बनानी शुरू की है। वहाँ पे हमने कल गैस गोदाम के अंदर उसका काम फिनिश करा दिया। इसी तरह से और भी कॉलोनीज़ के अंदर उसका काम करा रहे हैं। लाइटों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया, लगभग आई थिंक प्रोबेबली 1500 से ज़्यादा लाइटें और पोल के ऊपर हम लोगों ने काम कराया है। तो ओवरऑल कंप्लीट एक तरीके से देखा जाए तो पूरी विधानसभा का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ठीक करने की कोशिश हम लोगों ने की है। ये जितने भी काम हुए लगभग ये बीते 2 सालों में आपने ये सारे काम किए? सारे काम पिछले 2 साल के अंदर हुए। ये हमारा ऑफिस है जो सुबह 9:30 ओपन हो जाता है, शाम को 5 बजे तक चलता है। इस ऑफिस के माध्यम से लगभग 15,000 से ज़्यादा ग्रीवेंस हम लोग रिड्रेसल कर चुके हैं। इसी तरह से हम 30 मोहल्ला सभा चलाते हैं, जिसमें लगभग 18 से 20,000 रेजिडेंट्स डायरेक्टली हैं और उनकी भी कंप्लेन हमारे पास डेली आती है और 80% कंप्लेन हम सेम डे रिजॉल्व कर देते हैं। 20% कंप्लेन में हमें टाइम लगता है रिजॉल्व करने के लिए। मैं एक बार फिर से चाहूँगा सीवर पे बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या बरसात के दिनों में हो जाती है, पानी जमा हो जाता है सीवर को लेकर। बहुत खबरें भी आई राजेंद्र नगर से बीते कुछ महीनों में, तो इस पे क्या कुछ काम हुआ है आपकी तरफ से? जो आपने प्रश्न पूछा एक्चुअली वो ड्रेनेज का प्रश्न है, सीवर का प्रश्न नहीं है। जो बरसात का पानी होता है वो ड्रेनेज में जाना चाहिए, वो सीवरेज में नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि एमसीडी का काम है ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना। तो एमसीडी में भी आप हैं? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली कोलैप्स है, मतलब है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो ड्रेनेज है ही नहीं, जो है बहुत पुराने पड़े हैं या नए कॉलोनियों के अंदर ड्रेनेज पड़े ही नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और अक्रॉस एमसीडी पिछले, अब देखिए पूरी दिल्ली के अंदर 2 साल के अंदर तो आप ड्रेनेज तो डाल नहीं सकते, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जहाँ जहाँ रोड्स का काम कर रहे हैं, अगर वहाँ ड्रेनेज की फिजिबिलिटी है तो ड्रेनेज डाल रहे हैं, या फिर स्लोप ऐसा कर रहे हैं कि पानी एक सिस्टमेटिक तरीके से बाहर निकल जाए। तो ओवरऑल जो हमारा पूरा फोकस है वो ड्रेनेज का। लेकिन मैं ये कह दूं कि ड्रेनेज पे हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, वो है नहीं। जहाँ जहाँ हमें क्रूशल था वहाँ पे हमने काम किया है, कई जगहों पे हमने चेंज भी कराए हैं। लेकिन मैं कहूँगा ड्रेनेज पे काम हमने लगभग 25 से 30% किया है, ठीक है। अभी 75% काम होना बाकी है। तो अगर जनता मौका देगी तो नेक्स्ट विज़न जो मेरा वो है कि हम ड्रेनेज सिस्टम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ठीक करेंगे, एंड देन जो बचे खुचे रोड हैं उसको ठीक करके पार्क तब तक ठीक हो जाएंगे, एंड देन फिर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कॉलोनीज़ के ऊपर काम करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, ड्रेनेज से आगे निकलते हैं और महिला सम्मान योजना जो बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो है अनाउंस किया जाता है, हर महिला के खाते में 2100 रुपये, बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
सामने से बीजेपी कह रही है कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करे, जल की बात करे, पहले से ही घाटे में चल रही है। देखिए, जब हमने बिजली अनाउंस किया था तो यही बीजेपी कहती थी कि कहाँ से आएगा पैसा। फिर हमने 20,000 लीटर पानी अनाउंस किया तो ये कहते थे कहाँ से आएगा पैसा। फिर हमने जब स्कूल अच्छे बनाए तो ये कहते थे कहाँ से पैसे आ जाएंगे, बन ही नहीं सकते स्कूल अच्छे। हमने कहा जी हॉस्पिटल में दवाइयाँ सारी मुफ्त करेंगे, पढ़ाई सारी फ्री करेंगे, तो बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा। फिर हमने महिलाओं के लिए बस फ्री किया तो कहते थे कहाँ से आएगा पैसा। तो पैसा तो है, इसका मतलब सरकार में। बीते दिनों पर केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ, मुझे अकाउंटेंट का पता है कहाँ से पैसे निकालने हैं, कहाँ लगाने हैं। तो आखिर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब वो जादूगर कैसे वो मैनेज कर लेते हैं वो जो पूरा लेन देन होता है, हिसाब किताब। मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2010 में दिल्ली का बजट था 20,000 करोड़। 2015 में हमारी सरकार आई तब दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़। मतलब हर साल 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी थी बजट में। आज दिल्ली का बजट कितना है? 80,000 करोड़। तो 2015 में दिल्ली का बजट था 2500 करोड़। आज दिल्ली का बजट है 80,000 करोड़, सॉरी 25,000 करोड़ से 80,000 करोड़। तो 10 साल के अंदर लगभग 3 गुना बढ़ गया। और अगर आप पर ईयर के हिसाब से देखोगे तो लगभग 8-10 हज़ार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। जहां पहले प्रीवियस कांग्रेस की सरकारों में, उससे सरकारों जहां 500-700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती थी। इस दौरान 12% वैट होता था, उसको कम करके 5% किया गया, याद होगा आपको। अब तो जीएसटी आ गया, लेकिन उस समय वैट था, वैट को हमने कम करके 5% किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया सेस नहीं लगाया, कोई भी नई तरह की टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली के अंदर नहीं किया गया। लेकिन फिर भी दिल्ली का बजट 80,000 करोड़ पहुंचा। अब वो जो पैसा है उससे हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। आप जितने भी डेवलप नेशन देखेंगे, अमेरिका देखें, यूरोप देखें, वहाँ पे क्या हो जाए, वो डेवलप इसलिए नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। वो डेवलप इसलिए है क्योंकि वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। आज कनाडा के अंदर आपको कोई बीमारी हो जाए, कंप्लीट फ्री है। और वहाँ पे मतलब सरकारी प्राइवेट जैसी कोई चीज़, हर चीज़ ही एकदम शानदार अच्छी क्वालिटी की आपको हेल्थ केयर मिलता है। अमेरिका में अगर आप बेरोज़गार हो गए, आप तुरंत अप्लाई करते हो, आपको सरकार मदद देना स्टार्ट कर देती है जब जितने पीरियड तक के लिए आप बेरोज़गार हैं। ये सारी चीज़ें एक डेवलप नेशन की निशानी होती है। एक डेवलप नेशन में उसके लोगों की चिंता होती है, लोगों के ऊपर काम किया जाता है। इस तरह से नहीं होता है कि भाई बस टैक्स लेंगे और अडानी जी को दे देंगे। कनाडा और अमेरिका मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं उसी की तर्ज पे तो नहीं आया दिल्ली मॉडल? नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मतलब मुझे लगता है वो भी हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, वो भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में ऐसा बना दिया गया है कि अगर सरकार आपको कोई सुविधा दे रही है तो वो गलत दे रही है। ये रूलिंग पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा एक पूरा नैरेटिव बना दिया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत ना आई हो जनता को कोई बेनिफिट देने के लिए। जनता को रखा गया है इनके हिसाब से कि इनको चूसो, टैक्स चूसो और इनको ऐसे छोड़ दो, मरने के लिए छोड़ दो। ये केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल में इसको हमने पलटा है। अच्छा सर, ये 2100 रुपये जो देने की बात कही गई है महिलाओं के खाते में, इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? क्योंकि अभी तक जो है क्लियर रूप से आया नहीं है। क्योंकि 70 लाख जो दिल्ली में महिलाएं वोटर है, अगर मैं वोटर की बात करूं, अगर मैं सही हूं तो 70 लाख जो महिलाएं, बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है 35 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा इस योजना का। तो सर इस पे थोड़ा डिटेल में समझाइए, आखिर कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा और टर्म एंड कंडीशन क्या है इसमें? इसका एक ही टर्म एंड कंडीशन है, वो है कि अगर कोई भी महिला ITR भरती है, मतलब वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स देती है, तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं होगा, जो कि 10 से 12-15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दिल्ली की लगभग 80%, 75 से 80% महिलाओं को इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं संजीवनी योजना की, जिसके तहत जो है 60 साल से अधिक के बुजुर्गों की इलाज फ्री होगा, चाहे बात सरकारी अस्पताल की हो या प्राइवेट अस्पताल की हो। आयुष्मान योजना दूसरी तरफ केंद्र सरकार
शुरुआत करती है, बाद में आरोप लगता है दिल्ली सरकार उसे दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही। दोनों योजना को अगर हम देखें, फर्क क्या है आपकी योजना की और केंद्र सरकार की योजना की? आयुष्मान योजना ये कहता है कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं तो सरकार आपके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की मदद देगी। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब हो गया कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए, आपके पास इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए आपके पास किसी तरह की बाइक या गाड़ी कार नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आप हैंड टू माउथ है कि आप डेली 100 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं, तो उनके लिए आयुष्मान योजना बनाई गई जिसमें सरकार 5 लाख रुपए देती है। केजरीवाल मॉडल ये कहता है कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, पहले तो सबके लिए फ्री है ही है दिल्ली में, लेकिन 60 साल से ऊपर अगर हैं तो आपके इलाज का सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, चाहे आप सरकारी में कराएं या प्राइवेट में कराएं। देखिए, आप ये समझो कि एक मिडिल क्लास आदमी पूरी ज़िंदगी टैक्स देता है। आप जैसे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, पत्रकार हैं, आप भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। अब 40 साल, आई एम एज्यूमिंग कि आप 30 साल की उम्र होगी, 25 से 30 साल की उम्र होगी, अगले 30 साल आप और काम करोगे, सरकार को आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए टैक्स दे जाते हो। रिटर्न में सरकार आपको कुछ नहीं देती। रिटर्न में सरकार, अगर आपके भगवान ना करे, लेकिन अगर आपके बच्चे साथ नहीं देते तो वृद्धा आश्रम भी ढंग के नहीं बनाया है सरकार ने, ठीक है। 60 साल से ऊपर व्यक्ति की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है कि उसको अगर कुछ हो गया तो उसे दिखाएगा कौन, उसका इलाज कौन कराएगा, ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। और इस इनसिक्योरिटी को वो कह भी नहीं पाता अपने परिवार के लोगों को। अगर उसे खांसी होती, कहता नहीं नहीं बस ऐसे ही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, क्यों पैसे खर्च करोगे। उसको लगता है मैं तो धीरे धीरे मरी जाऊंगा, तो मैं बच्चों के पैसे नहीं खर्च कराता। और बच्चे भी बिजी हैं अपनी चीज़ों में, वो अपनी कैरियर, अपने ग्रोथ, अपने लाइफ में अपनी खर्चों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। आप लोग भी तो मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत किए थे ना, फिर बाद में वो धीरे धीरे बंद क्यों होने लगी? पता नहीं आपकी रिपोर्ट ये कहाँ है। मेरे यहाँ तो 7 खुली हैं नहीं, मेरे यहाँ आप अभी मतलब आप कैमरा लेके तुरंत चले जाओ, आप पहले जाओ नारायणा सीमा सुरक्षा भवन पे जाओ, वहाँ पे खुली है। नारायणा गांव के अंदर यूजीआर पे जाओ, वहाँ खुली है, नई की बात कर रहा हूँ मैं। बिहारी कॉलोनी के अंदर चले जाओ, वहाँ नई खुली है। आप तुरंत ये दसगरा जनकपुरी बस स्टैंड के पास चले जाओ, वहाँ नया खुला है। आप शंकर रोड सिद्धार्था गोल चक्कर पे चले जाओ, वहाँ खुला है। 5 तो नई खुली है हमारे पास, एक छठी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग खोलने की, ऑलरेडी 4 पहले से थी। तो इस समय तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं, फंक्शनिंग चल रही हैं, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक चल रही है। चलिए, यानी लोगों को लाभ मिल रहा है मोहल्ला क्लिनिक का भी, और आने वाले समय में बुजुर्गों को संजीवनी योजना का भी लाभ मिलेगा। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है संजीवनी योजना? नहीं होना, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। किसी के लिए, किसी भी बुजुर्ग के लिए, सबके लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर। बहुत बीते दिनों देखा गया है, जो अरविंद केजरीवाल जी खुद है, पूरी आम आदमी पार्टी टूट पड़ी है केंद्र सरकार के ऊपर, गृह मंत्री जी के ऊपर, कानून व्यवस्था दिल्ली का नहीं संभल रहा है। वाकई आपको लगता है बीते दिनों जो है दिल्ली में एकदम से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या चुनाव करीब आ रहे इस वजह से अपराध बढ़े? मुझे लगता है अपराध बहुत दिनों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर जो दिल्ली पुलिस ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, अगर उस रिपोर्ट को ही पढ़ें तो हर साल 10 से 15% अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसी क्राइम बढ़ रही हैं जिसमें चाकू मार दिया किसी को, छुरी मार दिया किसी को, किसी के पैसे छीन लिए, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का मर्डर कर दिया, पार्क के अंदर मर्डर कर दिया, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, महिलाओं को छेड़खानी कर दिया, उनके साथ गलत काम किया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा पिछले 2.5-3 साल में जो दिल्ली के अंदर एक ट्रेंड देखा गया है वो है फिरौती मांगने की। जो भी आदमी नया घर बनवा रहा है, नई गाड़ी लेके आ रहा है, नई दुकान खोल रहा है, उसको अगले दिन फिरौती की कॉल आ जा रही है। उनके पास भी उनका पूरा सिस्टम है, डेटा उनके पास जाता है कि हाँ इस आदमी ने आज 20 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो उसको फिर फिरौती की कॉल आ जाती है। इसने नई दुकान खोली है तो उसको फिरौती की कॉल आ जाती है। ये पिछले 2.5-3 साल से देखा गया, और दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस चीज़ से लेकर। और इसलिए ये मुद्दा आज दिल्ली का सबसे सुप्रीम मुद्दा है। और चूँकि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी अमित शाह की जिम्मेदारी है, वो कुछ कर नहीं रहे, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
तो क्या लगता है, मांग करेंगे कि आने वाले वक्त में जो दिल्ली पुलिस है दिल्ली सरकार को दे दिया जाए? वो तो बहुत पुरानी मांग है, दिल्ली के लोगों की मांग है। देते हैं तो अच्छी चीज़ है। जैसे हमने बाकी सेक्टर्स ठीक किए, दिल्ली पुलिस भी ठीक करके दिखाएंगे। चाहेंगे आने वाले वक्त में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जो बार बार केजरीवाल जी मांग भी करते? तो ये तो राइट है दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य ना देकर उनके साथ एक तरीके से गलत काम किया जा रहा है। बात बाकी सर, विधानसभा चुनाव करीब है तो मैं भी, आपको भी फील्ड में जाना होगा, नहीं चाहूँगा ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद करूँ, लेकिन सर एक ज़रूरी सवाल, इस विधानसभा चुनाव में 2025 में आम आदमी पार्टी जीत कर आती है, तो ये जो 2 योजना और तीसरा ऑटो वालों के लिए जो 3 योजना आई है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को और क्या कुछ अगले 5 साल में देने वाली है, विजन क्या कुछ रहने वाला है आम आदमी पार्टी का? थोड़ा धैर्य रखिए। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर दिल्ली, हमने सीएम साहब ने पूरी प्लानिंग बना रखी है। अरविंद जी ने कंप्लीट डिटेल प्लान बनाया हुआ है, एक एक चीज़ के ऊपर काम किया। उनकी पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है, उनकी पूरी रिसर्च की टीम है जो सिर्फ यही करती है। एक पूरी लोगों की एक टीम है, फौज है जो उनके लिए यही काम करती है। मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है पूरा। अब आपको धीरे धीरे उसके ऊपर पर्दा उठाना शुरू करेंगे और आपको दिखना शुरू करेंगे दिल्ली का विजन क्या है उनका। कितनी सीटें आपको लग रही है आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है? देखिए, मैं सीटों की प्रेडिक्शन का काम नहीं करता, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो प्रो पीपल काम करती है, जो बाकी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह बिहेव नहीं करती। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी आए और भारी बहुमत से आए। तो हम सब लोगों को इसके लिए एफर्ट मारना होगा और प्रयास करने होंगे। क्या जब सरकार गठन होती है 2025 में फिर से आम आदमी पार्टी की, उसमें आपको आने वाले वक्त में लोग कि कौन से पोस्ट पे कहाँ देखना पसंद करेंगे? क्या कोई ऐसी कोई मंशा, कोई ऐसी मतलब कोई इच्छा, किसी सरकार में कहीं कोई मंत्री पद चाहिए? दुर्गेश पाठक। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ, ठीक है। मेरे फादर साहब छोटी सी नौकरी करते हैं, माँ घर का काम देखती हैं। हमारे सपने भी बहुत साधारण हैं, छोटे हैं। मुझे लगता है राजेंद्र नगर के लोगों ने वोट देकर मेरे जैसे एक आदमी को ना खरीद लिया है, ठीक है। अगर मेरा रोम रोम इस अपनी विधानसभा के लिए चला जाए तो बहुत है। मेरी पहली कमिटमेंट राजेंद्र नगर विधानसभा है। मैं इस विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है, इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने कहा ये करने के लिए। मैं सुबह निकलता हूँ और रात तक काम करता हूँ, मुझे कोई कहता नहीं है। मैं भी छुट्टियाँ ले सकता हूँ, मैं भी घूमने जा सकता हूँ, मैं भी फ़ोन लोगों के नहीं उठा सकता, लेकिन मैं सारे काम करता हूँ। ऑफिस भी बैठता हूँ, फील्ड में रहता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, 24 आवर काम करता हूँ मैं। तो मेरा मकसद है कि मैं लोगों को याद रहे जीवन भर कि यार एक कोई एमएलए था। चलिए, मुझे एक घटना, एक बात याद आ गई एकदम से। कल मैंने सुना जो एक भाई साहब थे, माइक लेकर आपके बारे में बोल रहे थे, तारीफ किए जा रहे थे। उन्होंने जिक्र किया कि कुछ 3 बजे रात को अगर कोई कॉल करता है आप रिसीव कर लेते। ऐसी कोई घटना हुई थी क्या 3 बजे वाली? नहीं, होती रहती है। मोस्टली जो रात में कॉल आती है वो बहुत इमरजेंसी कॉल होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो फिर फ़ोन मेरा बगल में रहता है और उसका रिंगर और वाइब्रेशन दोनों ऑन रहता है। तो अगर कोई फ़ोन करता है तो 99% चांसेस है कि मैं फ़ोन उठा के उनकी मदद करता हूँ रात में। तो यानी रिस्पांस मिलता है विधायक जी की तरफ से राजेंद्र नगर? एनी टाइम। चलिए, तो आपने सुना राजेंद्र नगर से मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ थे। एनएमएफ न्यूज़ की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।